आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। पार्लियामेंट मतलब संसद। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, कैसे पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं, कैसे हम एमपीज़ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो बहुत एक गर्व की बात है कि हम क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ हर एक सिटीज़न को जो कि 18+ है और इंडिया का नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है, भले ही फिर वो किसी कास्ट रिलीजन किसी से भी बिलोंग करता है। अगर वो 18+ है और इंडिया का सिटीज़न है तो उसे अधिकार है कि वो अपना नेता जो है चुन सकता है जो उसे ठीक लगता है। ठीक है, तो here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the कॉन्सेप्ट ऑफ देयर सिटीज़न। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि रिलेशन किसके बीच में, जो हम लोग हैं। ठीक है, हम ही तो डिसीज़न ले रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसे होगी। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का कौन लीडर होगा, हम जो वोट करते हैं उसके थ्रू इलेक्ट करते हैं ना। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे डिसीज़न मेकिंग में हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है और गवर्नमेंट जो है अपने सिटीज़न के लिए सारी चीज़ें करने के लिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग कैसे उसको फुलफ़िल करती है। So in this, it is this element that together makes us democracy and this is the best expressed in the institution of the parliament। और यही रिलेशन मतलब कि हम लोग डिसीज़न ले रहे हैं, अपना नेता इलेक्ट कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है फिर बेस्ट अपना हमें दे रही है। इन्हीं तो चीज़ों की वजह से क्या है, हमारी जो कंट्री है वहाँ पे बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी है और बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही है। So in this chapter we will try to see how the parliament enables citizen of India to participate in decision making and control the government। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है इंडिया के सिटीज़न को कैसे अलाउ करती है कि वो डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करे। और जो लोग हम लोग हैं हम ही तो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी हमारी डिमांड फुलफ़िल ना हो तो हम बोल सकते हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए यहाँ पे है वाई शुड पीपल डिसाइड। तो लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए, हम लोग जो अपने नेता डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्यों अपने लीडर डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे ना इंडिपेंडेंस से पहले की बात आपको बताई गई है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब आज़ाद जो नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, तो उस टाइम पे या उससे पहले इंडिया ने क्या क्या चीज़ें जो है फेस करी थी। ठीक है, तो उसके चीज़ में बताया गया है कि जैसे कि आपको पता है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कब हुई थी, 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। सो प्रिसीडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। तो इसमें क्या है, इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था अपने देश को आज़ाद करने में, और हर सेक्शन से, हर सोसाइटी से, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, दलित हो, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था क्या इंडिया को आज़ाद कराने में। ठीक है, तो इससे पहले लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था। So people from various background joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making। जो लोग हैं ना हर बैकग्राउंड से, अलग अलग, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से, उन्होंने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो इस आइडिया से भी इंस्पायर थे कि हमें फ्रीडम मिलेगी तो कितना अच्छा होगा हम अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि पहले जब कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिश का राज था, तो क्या है हम अपने अकॉर्डिंग अपना लीडर नहीं चुन सकते, हम अपने लिए कुछ डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। जो चीज़ वो हमसे करने को बोलते हैं हमें वही करने को मिलती थी। तो लोगों को ये आइडिया, ये चीज़ बहुत उन्हें अच्छी लग रही थी कि हमारा फ्रीडम होगा तो हमें क्या है, डिसीज़न मेकिंग की भी जो है हमें मिलेगा, हम डिसीज़न अपने ले सकते हैं और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ तो आगे हम बोल सकते हैं ना आगे जाके। तो ये चीज़ें सोच के भी लोगों ने जो है बहुत सारा पार्टिसिपेट किया फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। So under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decision they took। ठीक है, जब कॉलोनियल रूल था मतलब जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे कंट्री में, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले, तो जो लोग थे ना वो बहुत ही ज़्यादा डर में रहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, लोगों को बहुत डर होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सॉरी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती थी,
अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाती थी, ठीक है। उनकी कोई भी बातें नहीं मानती थी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना और ज़बरदस्ती उनसे चीज़ें करवाना जो उन्हें पसंद नहीं है। तो लोग बहुत ही डर में क्या है रहते थे इसमें, जब तक कॉलोनियल रूल था। और जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना, वो ऐसे ऐसे डिसीज़न भी लेते थे बहुत सारे, जिसमें कि क्या लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लोग उससे एग्री नहीं होते थे कि ये डिसीज़न हमारे लिए सही नहीं है, वो ऐसे डिसीज़न लेते थे। लेकिन जो सिटीजन्स है वो इतने ज़्यादा डर में रहते थे ब्रिटिशर्स के कि वो उन डिसीजंस के ख़िलाफ़ कुछ जो वो भी निर्णय ले रहे हैं उनके खिलाफ़ कुछ बोल नहीं पाते थे। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज द डिसीज़न। और अगर उन्हें अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, हम जो सिटीज़न हैं इंडिया के, जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए डिसीज़न ले रहे हैं हमें अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर हम क्या है उन डिसीज़न के बारे में कुछ बोल दें गवर्नमेंट से, ब्रिटिशर्स से, कि हमें नहीं अच्छे लग रहा है आपके डिसीज़न, हम क्रिटिसाइज़ करें, तो वो लोग ना लाइक हमें मारने तक आ जाते थे। अगर हम उनसे बोल देते थे कि हमें आपके डिसीजंस अच्छे नहीं लग रहे, तो लोगों को बहुत डर था इस चीज़ का कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, डिसीज़न ले नहीं सकते। सो द नेशनलिस्ट बिकम टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवाद थे, वो ओपनली क्या है, जो राष्ट्रवादी लोग थे जो देश की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, वो खुलेआम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीज़न लेती थी उनके डिसीज़न को क्रिटिसाइज़ करते थे। खुलेआम बोलते थे कि हाँ, आपने हमारे लिए जो डिसीज़न लिया है वो अच्छा नहीं लिया है, और डिमांड करते थे कि हमें भी डिसीज़न मेकिंग में तुम पार्टिसिपेट करने दो, ठीक है। हम भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए जो डिसीज़न लिया जा रहा है वो सही है या नहीं है। So as far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there will be elected member in legislation with the right to discuss the budget and ask question. तो लाइक 1885 में जो हमारी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग भी जो है, जो भी आप हमारे लिए डिसीज़न बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, और जो भी आप बजट रख रहे हैं या जैसे चीज़ें चला रहे हैं तो हम भी उसमें चीज़ें रखेंगे अपनी, हमें भी अधिकार है सारी चीज़ें करने का, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation। तो 1885 में जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी हम लोगों को भी जो है लेजिस्लेचर में रखो, हमें भी राइट दो कि हम चीज़ों को डिस्कस कर सकें और क्वेश्चन रेज कर सकें। तो फाइनली 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडियंस को अलाउ किया कि तुम खड़े हो सकते हो, तुम यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। While these early legislations under the British government were in response to the growing demand of the nationalist, और जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने हमें अलाउ इसलिए किया क्योंकि जो डिमांड थी राष्ट्रवादी लोगों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। नहीं तो लोग अगर ब्रिटिशर्स लोग हमारी बात नहीं मानते थे तो फिर जो नेशनलिस्ट लोग थे वो धरना कर देते थे, भूख हड़ताल कर देते थे, सारे काम करने से मना कर देते थे। तो फिर यही सारे प्रेशर में आके ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया कि हाँ, तुम लोग जो है ले सकते हो डिसीज़न, या फिर तुम मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने सिटीजन्स को। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया था। लाइक उन्होंने किसी भी एडल्ट को, मतलब लाइक जो 18+ है, उसे ये अलाउ नहीं किया था कि आप वोट दे सकते हो या फिर डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। किसी भी एडल्ट को ये परमिशन उन्होंने नहीं दी थी। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decision। तो आपने जैसे कि चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, कि लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था और लोगों को डिसीज़न मेकिंग नहीं मिलती थी। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि जैसे ही इंडिया आज़ाद होगा तो हम क्या है, जितने भी लोग हैं 18+ हैं, ठीक है, उनको हम एक अधिकार दे देंगे कि हर कोई वोट दे सकता है, ताकि हर किसी के डिसीज़न को मिला के क्या हो, एक नेता बने, ठीक है, एक लीडर जो बने। क्योंकि पहले पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया
और उनके माइंड में ये चीज़ भी थी कि हाँ, हमें अगर जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो क्या सारे सिटीज़न इंडिया के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स करने नहीं दे रही थी। सो विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर ग्रोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंस आ रही थी हम लोग क्या है, एक स्वतंत्र देश के नागरिक बन रहे थे, जहाँ पे हमें राइट टू इक्वालिटी है, हर चीज़ का अधिकार है, ठीक है, वोट देने का अधिकार है। So this did not mean that the government could do what it feels like. It means that the government had to be sensitive to people needs and demand. अब हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट चाहती है, जो उनकी मर्जी है वो कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट है उनको लोगों की डिमांड की टूवर्ड सेंसिटिव रहना चाहिए, लोगों की नीड्स को पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश आज़ाद हो गया तो फिर गवर्नमेंट अपने मन की करेगी, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट यहाँ पे चलेगी, अगर सही डिमांड लोग कर रहे हैं तो। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट राइट्स फ्रेंचाइज। तो जैसे जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, तो फिर सब लोगों ने ये सोचा कि हम लोग क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारा रहेगा, जिसमें कि ऑल ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर अबव 18+ कैन गिव वोट, ठीक है, जितने भी 18+ सिटीज़न हैं इंडिया के, भले ही मेल फीमेल हो, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, पुअर हो, रिच हो, ठीक है, वो वोट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है कि ईवीएम मशीन्स का यूज़, पहले जो ईवीएम, पहले क्या था, एक जब 2004 था, उससे पहले मशीन्स कुछ नहीं थी, तो उसमें क्या करते थे, एक फ़ोटो थी, वहाँ पे लोग जिसको वोट करना होता था, जिस लीडर को, उसके आगे अपना थंब इम्प्रेशन कर देते थे। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, 2004 में ईवीएम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेवलपमेंट हुआ, जिससे पहली बात तो ये है कि 1,50,000 ट्रीज़ जो है उनकी बचत भी हुई, क्योंकि पेपर जब बनता था, पेपर में वोट देते थे, तो उसमें पेपर बनाने के लिए पेड़ पौधे काटने पड़ते थे ना, तो उससे ट्रीज़ को नुकसान हो रहा था। तो इस मशीन की हेल्प से लोग जाएगा, जिस लीडर को उसे वोट देना, उसके आगे एक बटन होगा, उसको प्रेस कर देगा तो उसका वोट चले जाएगा। तो उससे टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा जो है बचत हुई, और पेपर्स की भी काफ़ी ज़्यादा जो है इससे बचत हुई, ठीक है। तो पीपल, आप पढ़ेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव वो चूज़ करते हैं। So the take off point for a democracy is the idea of concept that is the desire, approval and participation of people. तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जो लोग चीज़ें मांग रहे हैं, जो उनकी मांग है, उनको अप्रूव करो, उनका पूरा करो अगर उनकी मांगें सही हैं तो, और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जो भी गवर्नमेंट हमारी बन रही है, लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, और लोग ही जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट फंक्शनिंग। तो डिसीज़न आपको पता ही होगा कि डिसीज़न क्या है, पूरा जनता के हाथ में ही रहता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनेगी और वो कैसे काम करेगी, क्योंकि हम अपने पसंदीदा लीडर्स को वोट देते हैं ना, हमें पता होता है कि हाँ ये नेता हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो हम जाके उसको वोट देते हैं। अगर उसकी सरकार बनेगी तो वो हमारे हित में काम करेगी, ठीक है। तो हम ही लोग हैं जो डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट हमारी कैसी रहेगी। So the basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in the principal government as well as the other public institution need to have the trust of these citizen। तो बेसिक मतलब इसका यही है कि डेमोक्रेसी में क्या है, इंडिविजुअल या फिर सिटीज़न का ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और जो गवर्नमेंट है और भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उन्हें भी ये लोगों में ट्रस्ट होना चाहिए सिटीज़न में, कि हाँ सिटीज़न जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, उन पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, और सिटीज़न को भी अच्छे से अपनी गवर्नमेंट चूज़ करनी चाहिए कि कौन सा लीडर उनके लिए अच्छा है, क्योंकि सारा जो है डिसीज़न लोगों के ही हाथ में रहता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अच्छी डेमोक्रेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हम लोग ही हैं। तो हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। तो जो इंडिविजुअल है, जो हम लोग हैं, हम गवर्नमेंट को अप्रूवल कैसे देते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है कि आपने पढ़ा है कि इलेक्शन के थ्रू ना हम अपना अकॉर्डिंग लीडर चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। अब हमने जैसे आपने पिछले साल पढ़ा था 7th क्लास में, जैसे एमए हम एम जो है
एमएलए सेलेक्ट करते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे ही हम जो एमपी भी इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एमएलए होता है वो तो स्टेट के लिए होता है, हम उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं ना। लेकिन जो यहाँ पे एमपी इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। और जो पिछले साल हमने पढ़ा था 7th क्लास में, एमएलए था, उससे ये डिसाइड होता था कि हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट जैसे जो बेसिकली है ना, वो प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिला के हमारी क्या है, पार्लियामेंट बनती है। और जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, लोकसभा के इलेक्शन में हमारी जो है एमपी, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है। और जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होंगे, उस पार्टी का ही जो हमारा है कंट्री का हमारा रूलिंग पार्टी होगी वो, और उसी पार्टी का हमारा कंट्री का क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे हम एमपी इलेक्ट करते हैं। तो जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो लीडर बनेगा, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, लाइक वो अपने मिनिस्टर्स बनाएगा, फिर उससे हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जो पार्लियामेंट है ना, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं टुगेदर, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करते हैं और गाइड भी करते हैं। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े होते हैं ना, वो एमपी होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं वो खड़े होते हैं। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अपने लीडर को पीएम बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट अपने मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, जो कि अलग अलग एरियाज़ को काम करें। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी एक गवर्नमेंट बनती है पूरी। और जैसे पिछले साल आपने पढ़ा है रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, जिस पार्टी के, जैसे बीजेपी ले लीजिए आप, कांग्रेस ले लीजिए, जिस पार्टी के ज़्यादा एमपीज़ होंगे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वही पार्टी रूलिंग पार्टी होगी। और उसी पार्टी का जो लीडर होगा वो एज अ प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी हैं। ठीक है, वो किस पार्टी के हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हमारे जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उस टाइम पे जो ज़्यादा एमपीज़ इलेक्ट किए गए होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे। तो उनका लीडर क्या बना होगा, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो कि बीजेपी से है। अब इसके बारे में और आगे हम अभी चीज़ें पढ़ेंगे कि कितने सीट्स होती हैं, क्या होती हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें आपने 6th और 7th क्लास में भी पढ़ी हैं, कि आप फैमिलियर होंगे कि हम रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज़ करते हैं अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, जैसे कि होता है ना, स्टेट लेवल होता है, लोकल लेवल होता है, सेंट्रल लेवल होता है। स्टेट लेवल आपने पिछले साल पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे एमएलए हम चूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं एक स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की। बहुत सारी आपने पढ़ा होगा पिछले बार, हिमाचल प्रदेश की आपकी टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, जिसमें से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक क्या था, एमएलए बना था। और और जो एमएलए है वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है जिस पार्टी का ज़्यादा एमएलए होंगे वो पार्टी क्या, रूलिंग पार्टी होगी। और वही अपने अकॉर्डिंग अपने सीएम को, चीफ मिनिस्टर को उस स्टेट के सेलेक्ट करेगी। तो ऐसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी होता है। टोटल क्या होती है, 545 सीट्स होती हैं। 545 एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो खड़े होते हैं। फिर उसमें क्या होता है ना, लाइक 272, अगर 272 सीट्स जो हैं वो किसी एक पार्टी को जा रही हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप बीजेपी खड़ी हुई है, ठीक है, पार्टी कांग्रेस खड़ी हुई है, और भी बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो टोटल 545 सीट्स हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, अगर 272 सीट्स या फिर 272 सीट्स से अबव जो है वो बीजेपी को मिल जाते हैं, बीजेपी के जो मेंबर्स खड़े हुए थे ना पॉलिटिकल पार्टी के, वो एमपी बन जाते हैं, तो क्या है, फिर रूलिंग पार्टी बीजेपी की होगी। बीजेपी से ही हमारे सीएम, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और वो अपने अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स बनाएंगे। कॉन्सेप्ट सेम है जो आपने स्टेट में पढ़ा था पिछले साल, एमएलएज में पढ़ा था ना आपने, यही बताया ना आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंसी आप एमएलए कैसे इलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एमएलए पिछले साल हमने पढ़ा था ना, वो कैसे इलेक्ट होता है। तो सेम वही इसका भी प्रोसीजर है कि उसमें एमएलए हमारे
हम क्या है अपने स्टेट सीएम बनता है, जब एमएलए इलेक्ट करते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनाता है, और जो ये पार्लियामेंट है ये सेंट्रल मतलब पूरे कंट्री के लेवल पे होती है। इसमें क्या होता है, पूरे कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो स्टेट लेवल पे होगा उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन जो ये लोकसभा के इलेक्शन होंगे यहाँ पे पूरे देश के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे फिर हमारा एमपीज जो इलेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये आपको पार्लियामेंट दिखा है, ऐसे जो है पार्लियामेंट लगती है। और पार्लियामेंट जो है सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ मेकिंग है, क्योंकि लॉ जो है ना पार्लियामेंट में ही बनते हैं ज़्यादातर। लॉ और जगह भी बनते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ज़्यादातर जो लॉज बनते हैं ना, जितने भी कानून बनते हैं पास होते हैं पार्लियामेंट में होते हैं। और पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा होता है, एक हाउस होता है लोकसभा होता है। जो राज्यसभा होता है उसमें टोटल 245 मेंबर्स होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट उसको जो है देखता है, ठीक है। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, और जो लोकसभा होते हैं ना उसमें 545 मेंबर्स होते हैं। और इसमें जो हम पढ़ेंगे ना लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा के इलेक्शन की हेल्प से ही हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता है। राज्यसभा का इससे लेना देना नहीं है। जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे 545 सीट्स होती हैं टोटल। जो 545 जो है सारे एमपीज़ खड़े होते हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें से टोटल 545 सीट्स होती हैं। तो उसी से फिर हमारा जिस पार्टी के एमपी ज़्यादा होंगे रूलिंग पार्टी होगी, फिर उससे उसी पार्टी का लीडर हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो लोकसभा के ही इलेक्शन से हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब रोल ऑफ पार्लियामेंट का रोल क्या है ये पढ़ेंगे कि आफ्टर 1947 जो थी, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंडियन पार्लियामेंट एक आप एग्जांपल देख सकते हैं कि लोगों को भरोसा है, जो देश में लोग रह रहे हैं उन्हें भरोसा है कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हर कोई वोट दे रहा है ना यहाँ पे। क्योंकि हर किसी को लोगों को हक है कि वो जो भी डिसीज़न है वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट इन अ सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और जो पार्लियामेंट है बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ही तो है। क्योंकि हम ही लोग तो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं, और वो ही फिर हमारे बिहाफ पे, जिसको हमने सेलेक्ट किया है हमारे बिहाफ पे, वो काम करेगा, ठीक है। जो चीज़ें हम चाहें हमारे बिहाफ पे वो काम होगा।